नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो ये वीडियो है ये युग्मक जनन की प्रक्रिया के बारे में है। अब ये युग्मक जनन क्या होता है? ये होता है जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत एक आपकी हिस्सा होता है। अब जो जनन होता है उसमें हमने नर जनन तंत्र को और मादा जनन तंत्र का जो संरचनात्मक भाग था उनके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं शामिल हैं उसके बारे में पिछले कुछ वीडियो के अंतर्गत देख लिया है। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम युग्मक जनन अर्थात गेमेटोजेनेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। साथ साथ में हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस कारण इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यह गारंटी है कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कहीं और जगह पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ में यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलो बात करते हैं युग्मक जनन के बारे में अर्थात गेमेटोजेनेसिस के बारे में। चलो देखते हैं। देखो, युग्मक जनन समझने से पहले एक शब्द को हम समझते हैं जिसका नाम होता है युग्मक। एक शब्द को समझते हैं युग्मक। युग्मक क्या है? देखो, कोई भी जो जीव होता है वो सामान्य तौर पर उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं द्विगुणित। कैसे होते हैं भाई? द्विगुणित। जोड़े में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जीवों में जब जनन होता है तो जनन का एक प्रकार है जिसका नाम होता है लैंगिक जनन, जिसका नाम होता है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के अंदर दो जीव भाग लेते हैं। कितने जीव भाग लेते हैं? दो जीव भाग लेते हैं, जिनमें से एक होता है नर, एक होता है मादा। अब नर है वो भी, उसके अंदर भी गुणसूत्र है वो द्विगुणित है, और इसके अंदर भी द्विगुणित है। अभी यदि नर और मादा हैं ये संतति का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इन दोनों के मिलने से जो संतति बनेगी उस संतति की कोशिकाएं होंगी। यदि उसमें 2n और 2n गुणसूत्री आ जाएंगे तो उस संतति में गुणसूत्रों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 4n। हम मनुष्य को ही उदाहरण मान लें तो मनुष्य में नर होता है उसमें भी 46 गुणसूत्र, मादा होते हैं उसमें भी 46 गुणसूत्र। लेकिन यदि इनके मिलने से संतति बनेगी तो उसमें तो जो ये गुणसूत्र होंगे ये आपके कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। इसका मतलब मनुष्य में तो फिर गुणसूत्रों की संख्या लगातार बढ़ती ही जाएगी। तो इस प्रक्रिया के लिए क्या होता है कि जो भी ये जीव होते हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, जो लैंगिक जनन करते हैं, उनमें एक प्रक्रिया संपादित होती है और उस प्रक्रिया का नाम होता है युग्मक जनन अर्थात युग्मकों का निर्माण। अब ये युग्मकों का निर्माण कैसे होता है? देखो, कोई भी जीव है वो कैसा है? द्विगुणित है। तो इसकी जो जनन कोशिकाएं हैं, ध्यान रखना कौन सी कोशिकाओं के बारे में बात हो रही है? जनन कोशिकाओं के बारे में। ये जनन कोशिकाएं हैं ये भी कैसी हैं? द्विगुणित। तो इन जनन कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन। और अर्धसूत्रीय विभाजन से क्या होता है कि ये जो गुणसूत्रों की संख्या जो पहले द्विगुणित थी, जो नई कोशिका बनेगी उसके अंदर ये गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। तो जो ये कोशिका बनेगी
इस कोशिका में ये गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे? आधे। कहने का मतलब अगुणित हो जाएगी। और जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनने वाली जो ये कोशिका होती है, जो ये कोशिका होती है, इसी कोशिका को क्या कहा जाता है? युग्मक कहा जाता है। गेमिट इसे कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? गेमिट अर्थात युग्मक कहा जाता है। यदि हम नर के लिए बात करें तो इसे बोल दिया जाता है नर युग्मक। इसे क्या बोल दिया जाता है? नर युग्मक। और मादा के लिए बात करें तो इसे बोल दिया जाता है मादा युग्मक। क्या बोल दिया जाता है? मादा युग्मक। मनुष्य के लिए यदि हम बात करें तो जो नर युग्मक होता है उसका नाम क्या होता है? शुक्राणु। कैसा नाम होता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक होता है उसे सामान्य तौर पर बोला जाता है अंडाणु। तो इस प्रकार से जनन कोशिकाओं से, और जनन कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित। इन जनन कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों के निर्माण की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो यह तो हो गई कौन सी प्रक्रिया? युग्मक जनन। हमने देख लिया कि युग्मक जनन से क्या मतलब है। द्विगुणित जनन कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। गेमेटोजेनेसिस इसे कहते हैं। अब देखो, जो ये युग्मक जनन होता है, क्योंकि आपको बताया कि कितने प्रकार के हो गए? दो। एक नर युग्मक हो गया शुक्राणु, एक मादा युग्मक हो गया अंडाणु। तो युग्मक जनन भी दो प्रकार का हो जाएगा। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं शुक्र जनन। क्या बोलते हैं भाई? शुक्र जनन। और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है अंड जनन। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंड जनन कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और इसे बोला जाता है oogenesis। इसे क्या बोला जाता है? oogenesis कहा जाता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि युग्मक जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, शुक्र जनन और आपका अंड जनन। अब हम एक एक प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले हम शुक्र जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। चलो देखते हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन, ये तो आप समझ ही गए कि किसके निर्माण की प्रक्रिया है? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है। शुक्राणु के निर्माण की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब देखो कैसे होता है ये शुक्र जनन। आप सबको पता होगा कि शुक्र जनक होगा वो किसमें होगा? किसमें होगा भाई? ये तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, नर में। अब नर की क्या होती हैं? जनन कोशिकाएं। नर की क्या होती हैं? जनन कोशिकाएं। और नर की जो जनन कोशिकाएं होती हैं, इन जनन कोशिकाओं को कहा जाता है शुक्र जनक कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? शुक्र जनक कोशिकाएं। तो ये नर की जनन कोशिकाएं होती हैं, इन्हें कहा जाता है शुक्र जनक कोशिकाएं, या इसे बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है।
और ये आपको बताया था कि वृषण होते हैं, वृषण के अंतर्गत आपकी 200 से 250 क्या पाई जाती है, पालियां, और प्रत्येक पाली के अंतर्गत 2 से 3 क्या होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। और उसी के अंदर, उन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर क्या पाई जाती हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं होती हैं, ये पाई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये शुक्रजनक कोशिकाएं आप सबको पता है कैसी होंगी, 2n, अर्थात द्विगुणित होंगी। ये पहले ही हम बात कर चुके हैं। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो इन कोशिकाओं में होगा समसूत्रीय विभाजन। कैसा विभाजन होगा, समसूत्रीय विभाजन। क्यों भाई, क्योंकि इनकी संख्या को बढ़ाना है। पहले हमें किसको बढ़ाना है, संख्या को। तो इसमें होगा समसूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन। जो ये समसूत्रीय विभाजन होता है उससे क्या बन जाती हैं आपकी प्राथमिक शुक्र जनक कोशिकाएं। क्या बन जाती हैं भाई, प्राथमिक शुक्र जनक कोशिकाएं। किससे बनी है, समसूत्रीय विभाजन से। और समसूत्रीय विभाजन है, इसका मतलब गुणसूत्रों की संख्या सेम ही है, जितने ऊपर थे उतने ही यहां पर हैं। तो हम मान लें यह भी कैसी है, द्विगुणित ही है। कैसी है, द्विगुणित। अब देखो इस प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका में पहले होगा अर्धसूत्रीय विभाजन। आप सबको मैं बता दूं कि जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है ये 2 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरण में पूर्ण होता है, 2, जिसे हम बोलते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड। ये सब हालांकि आपको पता होगा क्योंकि 11वीं और 12वीं क्लास में आपने पढ़ाई है। तो अर्धसूत्रीय विभाजन कितने चरणों में पूर्ण होता है, 2 चरणों में पूर्ण होता है। इसका जो ये पहला चरण होता है, इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जनक कोशिका से आधी हो जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लो पहले गुणसूत्र 46 थे तो अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट होगा तो उससे कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। इस कारण इसे कहा जाता है न्यूनकारी विभाजन। इसे क्या कहा जाता है, न्यूनकारी। अर्थात गुणसूत्र कम हो जाते हैं और कम कितने, आधे हो जाते हैं। अब बात आ जाती है अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड की। अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड इस 23 वाली कोशिका में होगा। अब इसके आधे नहीं होंगे, अर्थात अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड में गुणसूत्र है वो समान ही रहते हैं। तो इसे कहा जाता है समविभाजन। इसे क्या कहा जाता है, समविभाजन कहा जाता है। तो अंततः एंड में आपके गुणसूत्रों की संख्या यहां से कितनी रहती है, आधी ही रहती है। हालांकि यह सब कुछ आपको पता होगा। तो हम देखते हैं कि इस प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका होती है, यह प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका होती है, इसके अंदर क्या होता है, देखो इसमें होगा अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट होगा। और जब अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट होगा तो आप खुद ही बताओ गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे, पहले द्विगुणित थी तो अब कैसे हो जाएंगे, अगुणित। और इससे बन जाएगी आपकी द्वितीयक शुक्र जनक कोशिका। इससे क्या बन जाएगी, द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका। और इसमें गुणसूत्र कितने रह गए भाई, आधे। इसमें गुणसूत्र कितने रह गए, आधे। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 2n थे तो कितने हो गए, n। अब ये अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट ही कंप्लीट हुआ है
अभी अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा? सेकंड। अभी क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन है सेकंड। तो इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। और इससे क्या होगा? इससे एक कोशिका बनेगी और इस कोशिका को हम बोलते हैं शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु प्रशु। इसे क्या कहा जाता है? शुक्राणु प्रशु कहा जाता है। यह भी कैसी है? यह भी अगुणित है। ध्यान से सुनना, यह शुक्राणु नहीं बना है, यह शुक्राणु नहीं है, शुक्राणु की पूर्व की अवस्था है। शुक्राणु की क्या होती है? पूर्व की अवस्था होती है। और इस शुक्राणु पूर्व में फिर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं कायांतरण, या जिसे बोलते हैं शुक्राणु जनन। इसे क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन कहा जाता है। ध्यान से सुनना, यह शुक्राणु जनन है। इस प्रक्रिया का नाम था शुक्र जनन। यह है शुक्राणु जनन। और एंड में आपके क्या बन जाते हैं? गतिशील शुक्राणु बने जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई? गतिशील शुक्राणु। तो ये जो गतिशील शुक्राणु बनते हैं ये कायांतरण की प्रक्रिया या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। तो ये सब कुछ होता है। यदि इनको हम सेल्स के रूप में दिखाएं तो यहां पर देख लो भाई, मान लो ये थी हमारी जनन कोशिका और इस जनन कोशिका में विभाजन से आपकी क्या बन गई हैं? इसमें हुआ है आपकी समसूत्री विभाजन। इसमें क्या हुआ है? समसूत्री विभाजन। और इससे क्या बन गई हैं? आपकी शुक्रजनक कोशिकाएं, सॉरी प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाएं। ये शुक्रजनक कोशिका थी और ये बन गई है हमारी प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका। ये भी 2n थी और ये भी कैसी है? 2n। अब इसमें क्या हुआ है? ध्यान से देखना, एक को ले लो, कोई सी को भी। इसमें क्या हुआ है? प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्थात मियोसिस फर्स्ट हुआ। क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट हुआ तो इससे दो कोशिकाएं बन गई। कितनी कोशिकाएं बन गई? दो। और ये दो कौन सी कोशिकाएं हैं आपकी? द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका। द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका कैसी हो गई भाई? अगुणित। अभी इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण होगा तो इससे दो बन जाएंगी और इससे दो बन जाएंगी। क्या ये शुक्राणु है? नहीं, अभी ये शुक्राणु की पूर्व की अवस्था है। तो ये कौन सा हुआ है आपका? मियोसिस सेकंड। और इसे क्या बोलेंगे? शुक्राणु प्रशु। प्रशु का मतलब होता है शुक्राणु का पूर्व रूप। अब क्या होगा? देखो विभाजन तो कंप्लीट हो गया। एक आपकी प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका से 4 आपकी क्या बन गई हैं? शुक्राणु प्रशु बन गए हैं। 4 क्या बन गए हैं? शुक्राणु प्रशु बन गए हैं। लेकिन अभी ये किस रूप में है? गोलाकार। लेकिन शुक्राणु गोलाकार नहीं होता है, ये एक लंबा गतिशील संरचना होती है। तो इस गोलाकार शुक्राणु प्रशु का एक गतिशील पूर्ण विकसित शुक्राणु में बदलने की इस प्रक्रिया को अभी आपको बताया था, क्या कहते हैं? कायांतरण या शुक्राणु जनन कहते हैं।
और प्रत्येक शुक्राणु प्रश्रु से एक ऐसे गतिशील क्या बन जाएगा, शुक्राणु बन जाएगा। क्या बन गया है, शुक्राणु बने जाता है। तो इस प्रकार से कितने शुक्राणु बन गए हैं, ये बन गए हैं शुक्राणु, और वो भी कैसे हैं, गतिशील। कैसे शुक्राणु हैं, गतिशील हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितने बने हैं टोटल संख्या में, 4। एक आपकी शुक्रजनक कोशिका मान लो, या प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका होती है, उससे टोटल कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 शुक्राणु बनते हैं। और ये शुक्राणु अभी आपको बताया था कहां पर बन रहे हैं, वृषण। वृषण में भी कहां पर, शुक्रजनक नलिकाओं में। और शुक्रजनक नलिकाओं की जब हमने संरचना पढ़ी थी, जब हमने शुक्रजनक नलिकाओं की संरचना पढ़ी थी, तो ध्यान से सुनना, उस समय हमने देखा था कि शुक्रजनक नलिकाओं में आपकी शुक्राणु जनक कोशिकाओं के अलावा एक बड़े आकार की कोशिका और थी, जिसे हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या कहते हैं भाई, सर्टोली कोशिका। तो ये जो शुक्राणु होते हैं, ये जो शुक्राणु बने हैं, ये कहां पर अपने जो इनका शीर्ष होता है ना, सिर, ये इनका भाग होता है, सिर वाला भाग, उसको इस सर्टोली कोशिका के अंदर क्या कर लेते हैं, उनके अंतर स्थापित हो जाता है। किसके अंदर, सर्टोली कोशिका में। और उस सर्टोली कोशिका से ये पोषण प्राप्त करते रहते हैं। उससे क्या प्राप्त करते रहते हैं, पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो सर्टोली कोशिका इन शुक्राणुओं को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। और जब ये जो शुक्राणु हैं, ये उन शुक्रजनक नलिकाओं से निकलते हैं, और निकलने के बाद में सहायक नलिकाओं से होते हुए कहां पहुंचते हैं, आपके जैसे अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहक, शुक्रवाहक से होते हुए जब ये बाहर निकलते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है वीर्य सेचन। इसे क्या कहा जाता है, वीर्य सेचन कहा जाता है, स्पर्मिएशन कहा जाता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है। कैसे नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, कौन से विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा। तो ये हमने कौन सी प्रक्रिया को पढ़ा है, शुक्र प्रक्रिया को पढ़ा है। अब यहां पर क्या बना है, शुक्राणु। अब देखो, हम शुक्राणु तो बन गया, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को तो पढ़ लिया, इसी के साथ साथ में हम किसकी संरचना को भी पढ़ लेते हैं, एक विकसित शुक्राणु की संरचना को भी पढ़ लेते हैं। किसकी संरचना को, शुक्राणु की संरचना को भी पढ़ लेते हैं। तो चलो शुक्राणु की संरचना के बारे में बात करते हैं। शुक्राणु की संरचना देखो, अभी आपको बताया है कि शुक्राणु है, ये नर युग्मक है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि शुक्राणु क्या होता है, नर युग्मक होता है। साथ में कैसा होता है, गतिशील होता है। कैसा होता है, गतिशील होता है। और अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित। ये तीन तो इनकी विशेषताएं हो गई। इसके अलावा ये जो शुक्राणु होता है, इसके अंदर कितने भाग होते हैं, इसके यदि हम भाग देखें तो इसके अंदर एक तो होता है शीर्ष, अर्थात इसका सिर वाला हिस्सा जिसे हेड कहते हैं। एक होता है इसका ग्रीवा अर्थात गर्दन। एक होता है इसका मध्यखंड। एक होता है फिर लास्ट में क्या होती है, इसकी पूंछ। लास्ट में क्या होती है, पूंछ पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो शुक्राणु होता है उसमें मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं। कई बार इसको 3 हिस्से भी बोला जाता है। ग्रीवा को काउंट नहीं किया जाता है तो सिर,
मध्य भाग और पूंछ भी बोल दिया जाता है। तो 3 बोल दो, 4 बोल दो, वो गर्दन वाले को शामिल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। सबसे पहले हम इस शुक्राणु की संरचना का एक चित्र बनाते हैं और उस चित्र की सहायता से हम समझेंगे कि कैसे कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं भाई। यहां पर देखो, सबसे पहले इसका सिर वाला हिस्सा बनाते हैं हम। सिर के नीचे की तरफ इसका गर्दन वाला हिस्सा हो गया और गर्दन से नीचे की तरफ इसका मध्य खंड हो गया और मध्य खंड से नीचे की तरफ इसकी पूंछ वाला हिस्सा हो गया। ये नॉर्मली इसकी संरचना है। सबसे पहले इसके सिर के लिए बात करते हैं। ये जो सबसे बाहर की जो एक तरफ एक झिल्ली है जिससे कोई भी कोशिका होती है उसके ऊपर आवरण पाया जाता है, जिसे सामान्य तौर पर हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, या फिर क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा झिल्ली। इसी प्रकार से आपके शुक्राणु होता है, उसके भी सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती। आप सबको ये जो वीडियो देख रहे हैं ये कैसा लग रहा है? क्या आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कहीं पर सुधार करने की आवश्यकता है? तो वो आप कमेंट में जरूर लिख सकते। तो ये सबसे बाहर की तरफ जो झिल्ली हो गई है इसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। ये हिस्सा हो गया है, ये कौन सा हो गया है? शीर्ष। इस शीर्ष के अंदर एक लंबा क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। सामान्य तौर पर केंद्रक होता है वो गोलाकार होता है, लेकिन इसका केंद्रक होता है थोड़ा सा कैसा होता है? लंबा होता है। तो ये क्या है? केंद्रक, जो शुक्राणु का केंद्रक है। और इसी के अंदर सारी की सारी आनुवांशिक सूचनाएं हैं वो संग्रहित है। किसके अंदर है? केंद्रक के अंदर। तो यह हो गया शुक्राणु का केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। और इस केंद्रक के ऊपर सिर वाले भाग में ही एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक टोपी नुमा संरचना इस केंद्रक के जस्ट ऊपर, सिर वाले भाग में, शीर्ष वाले भाग में। और ये जो संरचना होती है इस संरचना को हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक्रोसोम। ध्यान से सुनना, केंद्रक के अंतर्गत तो सारी की सारी आनुवांशिक सूचनाएं, डीएनए वगैरह है। इस एक्रोसोम में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एंजाइम होते हैं, ये निषेचन के लिए जरूरी होते हैं। कैसे? जैसे ही शुक्राणु होगा अंडाणु के पास जाएगा तो अंडाणु की भित्ति को तोड़ने के लिए, उसको गलाने के लिए जिन एंजाइमों की आवश्यकता होती है वो एंजाइम किसमें भरे हुए हैं? वो भरे हुए हैं इसी एक्रोसोम में। एक्रोसोम में बारूद भरा हुआ है एक तरीके से, और ये बारूद है जैसे ही अंडाणु से जाकर टकराएगा फट जाएगा, और जैसे ही फटेगा अर्थात एंजाइम निकलेंगे वैसे ही उस अंडाणु की जो भित्ति होगी वो गल जाएगी, और गलने के बाद में जो आपके शुक्राणु का केंद्रक है वो इस अंडाणु के अंदर प्रवेश करे जाएगा। हालांकि पूरी नहीं गलेगी, लेकिन फिर भी उसको अंदर प्रवेश करने के लिए जगह तो चाहिए ना, एक रास्ता तो बनाना पड़ेगा। तो रास्ता बनाने का कार्य करता है कौन? एक्रोसोम। इसके बाद में आ जाते हैं हम इसके ग्रीवा वाले भाग पर। तो यह हो गया इसका ग्रीवा वाला भाग, जो एक छोटा सा भाग होता है जो इसके शीर्ष को और मध्य खंड को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। इसको क्या करता है? जोड़ता है। यहीं पर यहीं से एक लंबा फ्लैजिला होता है। क्या होता है भाई? एक फ्लैजिला।
फ्लैजिला आप सब जानते होंगे, फ्लैजिला एक क्या होता है, प्रवर्ध होता है जो लंबा होता है और ये गतिशील होता है। इसी फ्लैजिला के कारण से, इसी फ्लैजिला के कारण से इसी फ्लैजिला के कारण से ये शुक्राणु होता है, ये गतिशील होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है। सीलिया तो और जगह भी मिलते हैं, हिंदी में बोलते हैं फ्लैजिला को बोलते हैं कशाब और सीलिया को बोलते हैं पक्षमाभ। तो स्पर्म के अंदर जो शुक्राणु होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक फ्लैजिला अर्थात कशाब पाया जाता है। और ये कशाब होता है, ये इसको क्या बनाता है, गतिशील बनाता है। अब बात आ जाती है इसके मध्य खंड की। ये कौन सा हिस्सा है इसका, मध्य खंड। शुक्राणु का क्या आ गया, मध्य खंड। और ये हिस्सा कौन सा आ गया, पूंछ। ये हिस्सा कौन सा आ गया है, पूंछ। बात करते हैं शुक्राणु के मध्य खंड के बारे में। हमने बात की कि जो शुक्राणु होता है उसका जो फ्लैजिला होता है, जो इसकी मध्य खंड में और इसकी पूंछ में पाया जाता है, वो गति करता रहता है। और उस गति करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा इस मध्य खंड में मिलने वाली एक संरचना के कारण से उत्पन्न होती है। और उस संरचना का नाम होता है, वो होता है आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों। तो यदि हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कोशिका का शक्तिगृह। ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इस कारण से शुक्राणु के मध्य खंड में बहुत सारे असंख्य मात्रा में क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। यहां पर जैसे ये इसका मध्य खंड है, तो मध्य खंड के अंतर्गत आपके बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है एक विशेष संरचना के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया है शुक्राणु का क्या, मध्य खंड। और ये मध्य खंड में के बाद में यदि हम बात करें तो इसकी एक लंबी क्या होती है, पूंछ होती है। और ये पूंछ होती है, ये कशाबिका की जब गति होती है, जब वो फ्लैजिला गति करता है, उस दौरान ये पूंछ भी क्या करती है, गति करती है। और इसी के कारण से शुक्राणु होता है वो मादा की योनि और गर्भाशय से तैरता हुआ कहां तक पहुंचता है, अंडाणु तक पहुंचता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ हमने किसकी संरचना के बारे में देखा है, शुक्राणु की संरचना के बारे में देखा है। हमने कंप्लीटली ये समझ लिया है कि शुक्राणु होता है उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। हमने देखा कि इसका एक हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं शीर्ष, दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं मध्य खंड, तीसरा हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं पूंछ। और इस शीर्ष में तो मुख्य रूप से आपका एक तो पाया जाता है केंद्रक, और उसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है आपका एक्रोसोम। तो जब हमने शुक्राणु की संरचना को देख लिया है, इसके बाद में नॉर्मली इससे संबंधित कुछ बातें और हम कर लेते हैं। देखो भाई, हमने बात कर ली किस किस के बारे में, हमने बात की युग्मक जनन। और युग्मक जनन में हमने क्या देखा है, शुक्र जनन को हमने देख लिया। और इसके अलावा हमने देखी है शुक्राणु की संरचना। जब ये सब कुछ देख लिया है, इसके बाद में आपको यह समझना चाहिए कि जो आप नाम सुनते हो जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं वीर्य अर्थात सीमन, वीर्य या जिसे हम बोलते हैं सीमन, क्या उसके अंदर केवल और केवल शुक्राणु ही थोड़ी पाए जाते हैं। शुक्राणु तो उस वीर्य का केवल और केवल 10% हिस्सा ही होता है।
तो इस वीर्य के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है? वीर्य के अंतर्गत शुक्राणु तो होते ही होते हैं, प्लस शुक्राशय का तरल होता है, प्लस प्रोस्टेट का क्या होता है? तरल होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल स्रावित होता है, यह आपको ध्यान रखना है। वीर्य का केवल 10% हिस्सा होता है वो शुक्राणु होते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो शुक्राशय एक ग्रंथि है, तो ये जो शुक्राशय ग्रंथि है ये कितना प्रतिशत हिस्सा बनाती है वीर्य का? 60% हिस्सा, और बाकी 10% हिस्सा होता है, सॉरी 30 बच गया है, तो 30% हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? प्रोस्टेट का तरल होता है। हालांकि मेरा बताया हुआ है, फिर भी आप ध्यान से सुन लेना कि जो ये शुक्राशय वाला तरल है इसके अंदर मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आपका फ्रुक्टोज पाया जाता है। और ये फ्रुक्टोज होता है इन शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता रहता है? पोषण प्रदान करता रहता है। सामान्य रूप से हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका भोजन क्या है? हम बोलते हैं कि हमारी सामान्य कोशिकाएं होती हैं, उनका भोजन होता है ग्लूकोज, लेकिन शुक्राणु के लिए क्या काम में आता है? फ्रुक्टोज काम में आता है। बाकी ये जो प्रोस्टेट तरल है, इस प्रोस्टेट तरल के अंतर्गत मुख्य रूप से कैल्शियम आयन, इसके अलावा यदि हम बात करें तो फॉस्फोरस इसके अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम होते हैं वो भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये आपका ध्यान रखना है कि वीर्य का कंपोजिशन, सीमेन का कंपोजिशन क्या होता है। शुक्राणु को बोला जाता है स्पर्म और इसको बोला जाता है सीमेन। आपको पता होना चाहिए कि एक बार जब वीर्य बाहर निकाला जाता है मैथुन क्रिया के दौरान, संभोग की क्रिया के दौरान, तो उसके अंदर लगभग 20 से लेकर 30 करोड़ क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं। 20 से 30 करोड़ क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं। आपको यह भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इन 20 से 30 में लगभग 60% शुक्राणु हैं, लगभग 60% शुक्राणु है। उनका आकार व आकृति सामान्य होनी चाहिए। आकार व आकृति क्या होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए। और एक चीज और ध्यान रख लो कि इनका लगभग 40% हिस्सा, किसका? शुक्राणुओं का 40% हिस्सा है, उसको बहुत ज्यादा या गतिशील होना चाहिए। यह गतिशील होने चाहिए सामान्य तौर पर प्रजनन के लिए शुक्राणु है वो गतिशील होने चाहिए। लगभग कितने? 40%। और 60% की आकार और आकृति सामान्य होनी चाहिए, सही आकृति होनी चाहिए। और एक बार में कितने शुक्राणु निकलते हैं? 20 से 30 करोड़। बाकी इसका कंपोजिशन आपको बता दिया है। तो ये सब कुछ हमने शुक्र जनन और शुक्राणु की संरचना के बारे में देखा है, और उसके अलावा इसी शुक्राणु से संबंधित कुछ जो तथ्य थे जो हमने यहां पर देखे। आप सबको हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसके अलावा अगर आप हम पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।